Hello students, how are you? I hope all of you are safe at home. Okay, let's start the chapter 12, Work and Energy. वर्क एंड एनर्जी पार्ट 1 में हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क के बारे में बताया है। इस पार्ट 2 में मैं आगे का टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं क्या क्या बताया हूं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था वर्क क्या है। तो वर्क फोर्स लगा करके जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो वहां पर वर्क होता है। वर्क का यूनिट जूल होता है। वर्क का फार्मूला F.S। F इज फोर्स एंड S इज डिस्टेंस। वर्क का यूनिट जूल होता है। एनर्जी बताया था। एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। जो हम काम करने की हमारे अंदर जो क्षमता होती है वही एनर्जी होता है। वी गेट एनर्जी बाय द इनटेक ऑफ फूड। हम एनर्जी कैसे पाते हैं? भोजन करके। तो एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब एनर्जी मोशन में होता है तो जो उसके अंदर एनर्जी होता है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसका फार्मूला होता है ½ mv²। इस फार्मूला को हमने डिराइव किया है पहले एपिसोड में। सेकंड होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी। यह एनर्जी स्टोर होता है। यह एनर्जी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से गेन किया जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वो हम उसको नीचे से ऊपर ले जाने पर हम वर्क करते हैं तो वो हमारा वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो नीचे गिरता है मतलब वो वर्क करता है। तो ये वर्क जो है इज ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी। और वो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से उसको मिला? हमारे द्वारा मिला। हमने जो वर्क किया वह एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यह होता है एनर्जी mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। वर्क का भी यूनिट जूल होता है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटीज का नाम बताइए जिसका सेम यूनिट होता है, तो आप लिखेंगे वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, ये तीनों का यूनिट जूल होता है। अब कुछ आगे से बता रहा हूं। कुछ एनर्जी ऐसे होते हैं जो निगेटिव एनर्जी होते हैं। मान लो अगर आप किसी चीज को घसीटते हुए ले जा रहे हो तो घसीटते हुए ले जा रहे हो, मोशन कर रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और आप इसको खींचते हुए ले जा रहे हो, ये सरफेस पर ये घसीटा रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर, और आप इस पर फोर्स लगा करके घसीटते हुए ले जा रहे हो। तो ये फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर ही होता है अपोज करना, मोशन का अपोज करना। अगर ये मोशन में है, मोशन में चल रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इधर निगेटिव। तो चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वर्क कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क करते हैं। तो इस यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस साइड में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ तक हुआ, लेकिन फोर्स इसका जो है यह निगेटिव इधर साइड में। तो यह जो वर्क होगा यह वर्क निगेटिव होता है। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निगेटिव होता है और सभी फोर्स पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया? अब
मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी अगला टॉपिक है, मैकेनिकल एनर्जी। इसको मिटा दें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दोनों एनर्जी आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय मैकेनिकल एनर्जी रिजर्व हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, कांस्टेंट होता है। मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम किसी भी समय में कांस्टेंट होता है। मतलब है कि चेंज नहीं होता है। किसी भी समय में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम फिक्स रहेगा। जितना वैल्यू होता है उतना ही रहेगा। बस चेंज होता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू उतना ही रहता है। अब इसको मैं एक मैथमेटिक्स से समझाता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का सरफेस है। ये अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठा करके यहां तक लाते हैं। ये मास यम है, इसको उठा करके हम यहां से यहां तक लाते हैं। ये बॉडी खुद अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। इसे ये यहां से ऊपर कैसे जाएगा? इसे हमें उठाना पड़ेगा, इसे हमें ले जाना पड़ेगा यहां तक। तो इस पर क्या होगा? हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा जो वर्क है कैसा? ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि अर्थ तो इसको खींच रही नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ इसको खींच रही है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से, और हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम किसके विरुद्ध, किसके विपरीत काम कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? mg होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है। m मास है और g एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो मान लो हम यहां से h हाइट तक ला रहे हैं, ये h हाइट तक आया, तो यहां पर एनर्जी हो गया mgh। क्यों? क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर mg है और डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां तक गया है, तो ये h है। तो h की जगह पर h लिख देंगे तो mgh हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एट द पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए पर है, एट द पॉइंट ए, एट पॉइंट ए मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होगा
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट में दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अभी रेस्ट में, अभी ये जा नहीं रहा, अभी ये यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर है, ऊपर जा नहीं रहा है, तो इसका स्पीड 0 है। तो इसका स्पीड 0 है, तो हाफ m इंटू वी, हाफ m v स्क्वायर प्लस और इसका m g h। तो ये अब इस पॉइंट पर h यहां पर 0 है, क्यों? क्योंकि अभी सरफेस पर ही है, अभी ये सरफेस पर ही है, ऊपर नहीं गया, तो ये डिस्टेंस 0 हो गया। अब ये ऊपर, यहां से ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा? या तो हम इसको ऐसे उठा के ऐसे यहां तक ले आए, या हम इसको ऐसे पत्थर से ऊपर तरफ फेंकें। ऊपर तरफ फेंकेंगे तो ये ऊपर तक जाएगा, तो हमें इसको स्पीड देना पड़ेगा, यहां से ऊपर जाएगा कैसे? हमें इसको स्पीड देना पड़ेगा फेंकने के लिए। तो ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड। तो ये इनिशियल स्पीड है हाफ m u स्क्वायर और प्लस ये यहां आ गया mgh, तो mgh। अब ये यहां जब आया, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसमें स्पीड रहेगा, क्योंकि किसी भी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पत्थर ऊपर की तरफ तब तक जाता है जब तक उसमें स्पीड रहता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाती है, और जब एक मैक्सिमम हाइट तक आता है तो उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है, और फिर वहां से लौट करके नीचे आता है। तो इस पॉइंट ए बी पर इसकी स्पीड 0 हो गया, और एनर्जी इसमें रहा mgh। इस पॉइंट पर एनर्जी 0 रहा, सॉरी, इस पॉइंट पर स्पीड 0 हो गया और एनर्जी केवल mgh है, क्योंकि mg और ये हाइट तक चला, तो एनर्जी हो गया mgh इक्वल टू mgh। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तो कैसे गया? स्पीड से गया, तो ये इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी था, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये मोशन की तरह से गया, मोशन के ड्यू टू द मोशन गया, क्योंकि मोशन के कारण से ऊपर गया, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी था। और जब ऊपर गया तो वह काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होता गया और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, और पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी केवल है mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अब ये जब ऊपर से नीचे आता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते जब ये टच करता है तो इसकी हाइट यहाँ तक मान लो आया, तो यहाँ तक हाइट हो गया कम, फिर यहाँ आया तो मान लो तो इसकी हाइट अब ये हो गया, फिर यहाँ आया तो इसकी हाइट अब ये हो गया। जब अर्थ को सरफेस को टच करेगा तो ये 0 हो गया, तो mg इंटू h 0, तो ये 0 हो गया। तो जब अर्थ के सरफेस पर आता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रह जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। समझ में आ गया? कुल मिलाकर के हुआ कि यहाँ से जब ऊपर जाता है तो बॉडी में हाफ mv स्क्वायर की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब ऊपर जाता मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, और यह mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब ऊपर से जब नीचे आता है तो पोटेंशियल हाइट कम होता जाता है,
तो ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे चेंज होने लगता है, कम होने लगता है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। और जब यहाँ पर आता है तो पूरा का पूरा mgh जीरो हो जाता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mg² रह जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी केवल चेंज होता है, एनर्जी केवल एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पावर। पी, तो इसका बहुत छोटा सा डिफिनीशन है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। P इक्वल टू W अपॉन T, मतलब W है वर्क डन एंड T है टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम को पावर करते हैं। पावर का यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वर्क का जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड होता है। जूल पर सेकंड, इसी को वाट बोलते हैं, W-A-T। इसी को जूल पर सेकंड, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जूल अपॉन सेकंड मतलब जूल पर सेकंड। इसका वाट, इसको वाट कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर वाट ने किया था, जेम्स वाट ने, तो इसी के नाम पर इसका यूनिट वाट हो जाता है। अब इसका बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 वाट, या इसको कहते हैं 10 टू पावर 6 वाट, इसको कहते हैं 10 टू पावर 3 वाट। 1 किलोवाट को 1000 वाट या 10 टू पावर 3 वाट। 1 मेगावाट को कहते हैं 10 लाख या 10 टू पावर 6 वाट, ये बड़ा यूनिट है। और भी यूनिट होते हैं, जैसे हॉर्स पावर कहते हैं 1 HP 1 हॉर्स पावर, ये होता है 746 वाट। मतलब एक घोड़े की शक्ति इतना होता है कि एक सेकंड में 746 जूल का काम कर सकते हैं। एक सेकंड में 746 जूल का काम कर सकता है घोड़ा, इसीलिए उसका मेजरमेंट होता है 1 हॉर्स पावर। तो जो मोटर होते हैं, जो बड़े बड़े मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, उसका मेजरमेंट हॉर्स पावर में, HP में करते हैं। आपके घरों में जो मीटर लगा होता है, जो आपके घरों के बाहर मीटर लगा होता है, जो नापता है कि कितना यूनिट का बिजली खर्च हुआ, एक महीना में कितना यूनिट का बिजली खर्च हुआ, मीटर रीडर आता है आपके यहाँ चेक करने के लिए। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट खर्च हुआ। जो मीटर होता है वो मीटर बताता है नंबर ऑफ यूनिट्स को बताता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो वाट इंटू आवर अपॉन 1000।
मान लो आपके घर में 40 वाट का बल्ब है, एक बल्ब 40 वाट का है और यह रोज 10 आवर्स के लिए जलता है, 10 आवर डेली, यह डेली 10 आवर जलता है। तो कितने यूनिट जलेगा बिजली, कितने यूनिट होगा? तो 40 वाट का है तो 40 इंटू आवर, आवर मतलब है 10 आवर, तो 10/1000, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4/10 मतलब 4/10 आया। ये नंबर ऑफ यूनिट्स हुआ एक दिन का खर्च। तो एक महीने का कितना हो जाएगा? एक महीने का यानी 30 डेज का कितना हो जाएगा? एक दिन में इतना खर्च होता है तो एक महीना मतलब 30 डेज में कितना खर्च होगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से कट गया, 3 बार में 3 4 जा 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का बिजली ये खर्च करेगा। ये जो 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट का जो बल्ब है, एक महीना में अगर रोज 10 घंटा जलता है, अगर 40 वाट का बल्ब रोज 10 घंटा जलता है तो एक महीने में 12 आवर, 12 यूनिट का बिजली खर्च करेगा। जो नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, वन किलो वाट एंड 1 किलो वाट आवर, दोनों में डिफरेंस है। 1 किलो वाट का मतलब है 1000 वाट एंड 1 किलो वाट का मतलब है 1 यूनिट। आप लोग इसको ध्यान में रखना, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, ये वाट मतलब जो पावर है, और ये 1 किलो वाट आवर, ये है आवर, तो ये 1 यूनिट, यह नंबर ऑफ यूनिट को बताता है 1 यूनिट। अगर लिखा है 2 किलो वाट आवर तो इसका मतलब है 2 यूनिट। आप लोग अपने घरों के मीटर, आपके घर में मीटर लगा होगा तो वहां देखिएगा लिखा रहता है ऐसे 1 किलो वाट आवर। यहाँ पर वो डिजिट ऐसे चलता है, ऐसे 2 3 4 7 ऐसे डिजिट चलता है, उसी के नीचे लिखा रहता है kWh। यह किलोवाट आवर मतलब ये यूनिट को बताता है, ये यूनिट को बताता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे वाट को कैसे डिफाइन करना है, वाट का डिफिनीशन क्या होगा। वाट डिफिनीशन, तो P इक्वल टू होता है W/T, इसी से हम डिफाइन करेंगे। W का मतलब है W1 जूल, मान लो W1 जूल है, और T जो है 1 सेकंड है, तो P क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1, P का यूनिट वाट होता है। अब इन्हीं 3 वर्ड से हम वाट का डिफिनीशन बनाएंगे। W इक्वल टू 1 जूल, T इक्वल टू 1 सेकंड, तो P इक्वल टू 1 वाट। तो इसी 3 से हम वाट का डिफिनीशन बनाएंगे। तो कैसे बनेगा डिफिनीशन? इफ 1 जूल, इफ 1 जूल, ये जूल क्या है? एनर्जी है। इफ 1 जूल एनर्जी इज, ये 1 जूल एनर्जी क्या होता है? खर्च होता है। जो बल्ब जलाते हैं वो बिजली को खर्च करता है, तो ये इज स्पेंट इन 1 सेकंड। अगर 1 जूल का एनर्जी 1 सेकंड में खर्च होता है, मान लो बल्ब है, 1 जूल का एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करता है, 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करता है, तो उसका क्या होगा? पावर 1 वाट। देन द पावर, देन द
पावर विल बी 1 वाट। ये है वाट का डिफिनीशन। अगर 1 जूल का एनर्जी 1 सेकंड तक खर्च होता है तो उसका पावर होगा 1 वाट। ये डिफिनीशन इसका है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूं। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग बुक खोल करके बैठ जाइए। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज की। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे टिक करते जाइए। नंबर 1, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स इज। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2, तो 10 इंटू 2 20। तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 20। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज इन ए कांस्टेंट मोशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, एम कितना दिया है इसमें? 5 किलोग्राम। वी, वी स्पीड कितना दिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 जूल। तो 10 जूल, ए ऑप्शन में 10 जूल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बॉडी ऑफ 12 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम ए सरफेस ऑफ अर्थ, इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल, what will be its height with respect to the surface। तो नंबर 2, मास दिया हुआ है 12 kg एंड पोटेंशियल एनर्जी P दिया हुआ है 48 जूल। देन हाइट आपको बताना है हाइट क्या होगा। तो ये पी ई इक्वल टू होता है एम जी एच। पी दिया है 480, एम दिया है 12, जी होता है 10, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच निकालना है तो एच आ जाएगा 480 अपॉन 12 इंटू 10, 12 4 या 48, 0 से 0 कर दिया, 4 आ गया 4 मीटर। तो 4 मीटर हाइट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4 है, यू बर्न ए बल्ब ऑफ 100 वाट डेली फॉर 5 आवर्स। आप 100 वाट के बल्ब को 5 आवर्स रोज जलाते हैं, 5 घंटा तक रोज जलता है 100 वाट का बल्ब। तो ये कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा, कितना एनर्जी खर्च करेगा इन यूनिट में। इन यूनिट मतलब है कि इन 1 डे, एक दिन में कितना यूनिट का बिजली खर्च करेगा। तो फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स का? नंबर ऑफ यूनिट्स होता है वाट इंटू आवर अपॉन 1000। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट, 100 इंटू टाइम, टाइम क्या है 5 आवर्स अपॉन 1000। ये 5 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
आ गया 1/2 मतलब 0.5 यूनिट। 0.5 यूनिट, तो 0.5 यूनिट का बिजली खर्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, आप लोग बुक खोलकर बैठ जाइए और इसको जैसे बता रहे वैसे फिलअप करना है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 36 into 10 to power 5 जूल। वन किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो का मतलब हो गया 10 to power 3 into वाट, वाट इंटू आवर, तो कितना हो जाएगा 36 into 10 to power 5। थर्ड है द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट भराएगा। नंबर 4 इफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट देन इट्स वर्क विल बी नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है।